हाय फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ अपने आप में संपूर्ण नहीं है। हाँ, आपने कई बार सुना है कि दूध एक संपूर्ण आहार है, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। लेकिन दूध में भी लौह तत्व और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो इसलिए अगर हमें जो हमारे खाना है, हम ये चाहते हैं कि वो संपूर्ण पोषक तत्वों से परिपूर्ण हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो सभी पोषक तत्व अपने खाने में, अपनी थाली में शामिल करें। कई बार हम जो खाना खाते हैं, चाहे आप खा रहे हो या मैं खा रही हूँ, वो हमें सेटिस्फाई तो कर देता है, संतुष्टि कर देता है। आपने पूरी सब्जी खा ली, आपने छोले भटूरे खा लिए, राजमा चावल खा लिए, आप बहुत खुश हो, आपका पेट भर गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें सभी पोषक तत्व शामिल हों। हो सकता है वो खाना जो हम खा रहे हैं उसमें कोई भी पोषक तत्व कम मात्रा में हो या कोई भी पोषक तत्व अधिक मात्रा में हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें ऐसा आहार खाना चाहिए जिसमें हमें जितने पोषक तत्व की आवश्यकता है वो उतनी मात्रा में ही हो। समझ गए? तो जो आज का हमारा विषय है इसी से संबंधित है, वो है संतुलित आहार। ये खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता चैप्टर का भाग 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संतुलित आहार वह है जो आपके शरीर की सही तरीके से काम करने के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो प्रदान करता है, और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है और हमेशा रोग मुक्त रहना चाहता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक है। संतुलित आहार से हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। यह आहार रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। संतुलित आहार हमारे शरीर के विकास में बहुत योगदान करता है और हमारे दिमाग को भी तेज करता है। तो अगर हम एक सरल शब्दों में कहें तो संतुलित आहार वह आहार है जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो, जो मिश्रित आहार हो और जिसमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल एवं फोक भी सम्मिलित हों, जिसमें उपयुक्त पोषक तत्व शरीर के लिए उचित मात्रा में उपलब्ध हो और जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए वे पोषक तत्व जो शरीर में संचय हो सकते हैं वो भी उपलब्ध हों और भोजन की तत्कालीन आवश्यकता से थोड़ा सा ज़्यादा हों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश, कई बार हम व्रत या उपवास रखते हैं, कई बार तबीयत खराब होती है, हम कुछ खाद्य पदार्थ नहीं खा पाते हैं, तो उस समय ये जमा पोषक तत्व काम आता है। ऐसा तो नहीं होता है ना, आपने एक दिन खाना नहीं खाया तो आप बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गए, आपने काम करना बंद कर दिया, आप चलना फिरना बंद कर देते हो, ऐसा नहीं होता है। आप में ऊर्जा होती है, तो कहाँ से होती है? जो खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं उसमें से कुछ खाद्य पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? एक आहार जो एक व्यक्ति के लिए संतुलित है, सपोज आपके लिए संतुलित है, ज़रूरी नहीं कि वो मेरे लिए भी संतुलित हो, या मेरे लिए जो संतुलित आहार है वो ज़रूरी नहीं है मेरी फ्रेंड के लिए संतुलित हो, क्योंकि सबकी पोषक तत्व की आवश्यकता अलग अलग होती है। एक व्यक्ति के लिए आरडीए के अनुसार, आरडीए प्रस्तावित दैनिक मात्रा है खाद्य पदार्थों की, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक आहार की योजना बनाई जाती है और संतुलित आहार एक व्यक्ति के लिए आरडीए के अनुसार देना चाहिए, क्योंकि इसमें सुरक्षा मार्जिन भी शामिल होता है और जितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो भी शामिल होता है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं के में भिन्नता पाई जाती है। जैसा अभी मैंने बताया, जो मेरे लिए संतुलित आहार वो आपके लिए नहीं है। क्यों? बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो उम्र हो गई, लिंग, जेंडर हो गया, शारीरिक स्थिति कैसी है हर व्यक्ति की,
और उसकी शारीरिक गतिविधियाँ कैसी हैं। वो दिन भर बैठा रहता है, वो दिन भर काम करता है, वो हल्का काम करता है, वो ज़्यादा काम करता है। इस हिसाब से सबके लिए संतुलित आहार अलग अलग होता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस यानी प्रस्तावित दैनिक मात्रा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने अनुसंधानों के आधार पर सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार प्रदान करने के लिए प्रस्तावित दैनिक पौष्टिक आवश्यकताओं की एक तालिका बनाई है और कुछ मूल खाद्य पदार्थ के खाद्य वर्ग दिए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि RDA क्या है। और जैसा मैंने अभी बताया कि आयु, लिंग, कार्य, वजन, इन सब के हिसाब से दैनिक प्रस्तावित मात्रा का प्रस्ताव दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस टेबल में, ये सिर्फ आयरन के लिए है, लौह तत्व के लिए RDA है। इसी तरीके से सभी पोषक तत्व के लिए RDA की टेबल प्रस्तावित है भारतीय अनुसंधान परिषद की तरफ से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तरफ से। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो बच्चा छोटा है 0 से 6 महीने का, चाहे वो मेल है वो फीमेल, उसकी लौह तत्व की रिक्वायरमेंट सेम है, वो है 0.27 मिलीग्राम पर डे। कहीं और यहाँ अगर हम एडोलेसेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉयज़ के लिए 14 से 18 साल में बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए 11 मिलीग्राम पर डे और लड़कियों के लिए 15 मिलीग्राम पर डे है। हालांकि बचपन से लेके 13 वर्ष तक की उम्र तक लगभग सभी को समान मात्रा में लौह तत्व की आवश्यकता होती है। फिर बड़े होने पर, एडल्ट होने पर भी बॉयज़, लड़कों को कम आयरन की आवश्यकता होती है, लड़कियों को ज़्यादा आयरन लौह तत्व की आवश्यकता होती है क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं। और गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है और वो 27 मिलीग्राम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि RDA यानी निर्धारित आहार संबंधी मात्रा बराबर आवश्यकता प्लस अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा, जो कि बहुत आवश्यक है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार का निर्धारण करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना है, जैसे कि प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ उसमें शामिल होने चाहिए, सभी पोषक तत्व RDA के अनुसार होने चाहिए और सही अनुपात में पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा हो और दूसरे की कम हो। इसमें पोषक तत्वों हेतु अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा भी उपलब्ध हो और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में और बचाए रखने में जो मदद करे। तो जब भी संतुलित आहार हम निर्धारित करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि सभी तरीके के खाद्य पदार्थ इसमें शामिल होने चाहिए, सभी पोषक तत्व RDA के अनुसार, जैसा अभी मैंने बताया, सही अनुपात में पोषक तत्व होने चाहिए, उसका सुरक्षा मार्जिन होना चाहिए और ये अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दे और संरक्षित रखे एवं लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शारीरिक वजन बनाए रखें। अब है संतुलित आहार की योजना बनाने के लिए बुनियादी खाद्य समूहों का उपयोग करना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक तो RDA दिया है और दूसरा खाद्य वर्ग समूह, फूड ग्रुप्स दिए हैं। खाद्य समूह क्या होते हैं? खाद्य समूह एक ही समूह में समान प्रमुख पोषक तत्वों वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण को कहते हैं। और जब भी संतुलित आहार की प्लानिंग करें तो हर एक फूड ग्रुप से, हर एक खाद्य समूह से कम एक आइटम अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। तो खाद्य समूह के लक्ष्य और लाभ क्या क्या हैं? उनमें मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर खाद्य समूहों का वर्गीकरण यह सुनिश्चित करता है कि शरीर में सभी पोषक तत्व उपलब्ध हों, समूह के भीतर विविधता प्रदान करता है
और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हम आसानी से खाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता है जब भी हम अपना संतुलित आहार प्लान कर रहे होते हैं कि एक ही टाइप का आहार खाएं, क्योंकि अगर थाली में रोज़ हम एक ही जैसा आहार खाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं और मन से खाना नहीं खाते हैं। और प्रत्येक खाद्य समूह में से कम एक खाद्य पदार्थ का चयन करने से संतुलित आहार योजना आसानी से तैयार हो जाती है। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो खाद्य समूह है, जिससे आप हर एक खाद्य समूह से अगर एक एक आइटम आप लेते हैं अपने हर एक खाने में, जो दिन के 3 खाने खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, और RDA जो ICMR ने दिया है उसके अनुसार उनकी मात्रा को शामिल करते हैं, तो हमेशा आप एक संतुलित आहार खाएंगे जिसको खाने से आप स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो ICMR ने भारत में 5 खाद्य वर्ग समूहों का उपयोग करने की सलाह दी है। इन खाद्य वर्गों का वर्गीकरण करते समय खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, लागत, भोजन पद्धति और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो प्रचलित रोग हैं उनको ध्यान में रखा गया है। और प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित सभी खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा एक बराबर नहीं है, इसलिए प्रत्येक वर्ग के विभिन्न खाद्य पदार्थों को अदल बदल कर आहार में शामिल किया जाना चाहिए। पोषक तत्व हर खाद्य पदार्थ के एक हो सकते हैं, लेकिन उनकी कितना पोषक तत्व किस खाद्य पदार्थ में वो उसमें समानता नहीं है, इसलिए बदल बदल कर खाना चाहिए। तो कौन कौन से खाद्य समूह हैं? पहला है अनाज, जड़ें और कंद। इसमें क्या क्या आता है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सूजी, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे आलू, कचालू, शकरकंदी, सिंघाड़ा, जिमीकंद, ये सब, यानी कि वो खाद्य पदार्थ जो स्टार्च से भरे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए हैं। दूसरा ग्रुप है दाल और फलियां, पल्सेस, नट्स एंड लेग्यूम्स। इसमें सभी प्रकार की दालें, सोयाबीन, चना, मटर, ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा जितने ड्राई फ्रूट्स आते हैं, काजू, बादाम, वो सब इसी ग्रुप में हैं। और तिलहन जैसे कि सरसों, तिल, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तीसरा खाद्य वर्ग है दूध, मांस और उनसे बने उत्पाद। ये ज़्यादातर इसमें प्रोटीन की अच्छी बायोलॉजिकल वैल्यू का इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो इसके 2 भाग हो जाते हैं, दूध और दूध से बने पदार्थ। क्योंकि दूध में लौह तत्व और विटामिन C छोड़कर सभी पोषक तत्व होने के कारण ये काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पनीर में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है और वसा और लैक्टोज नहीं होता है, इसलिए पनीर आसानी से पच जाता है। और मांस, अंडा, मछली, इसमें भी उत्तम श्रेणी का प्रोटीन पाया जाता है जिसका जैविक मूल्य अत्यधिक होता है। अंडे में जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो A ग्रेड का प्रोटीन होता है। अगला फूड ग्रुप है फल एवं सब्जियां, जिसमें सभी प्रकार के फल आते हैं जिससे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, खनिज लवण प्राप्त होते हैं। और सब्जियां 2 तरीके की हो जाती है, एक तो हरी पत्तेदार सब्जियां और दूसरी गहरी लाल और पीली जड़ वाली सब्जियां। इसमें विटामिन A और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सबसे आखिरी खाद्य समूह है वो है वसा, तेल और चीनी, गुड़। इसमें वसा में घी, मक्खन, वनस्पति, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन के तेल, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। शर्करा में शक्कर एवं गुड़ आता है। इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब इसको हम इस चित्र से समझ सकते हैं, इस पिरामिड से समझ सकते हैं और इसी के हिसाब से हमें अपना खाद्य पदार्थ खाना है। जैसे कि इसके बेस में अनाज, जड़ें एवं कंद आ रहा है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसे हमें ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। फिर फल एवं सब्जियों की मात्रा होनी चाहिए खाद्य पदार्थों में, सभी प्रकार के फल। फिर दालें, नट और तिलहन, मांस और उनके उत्पाद, दूध और दूध से बने पदार्थ,
और सबसे कम मात्रा में हमें वसा, तेल, चीनी और गुड़ का सेवन करना चाहिए। ये एक गाइडलाइन है। अभी इसको आगे हम फूड पिरामिड के रूप में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं विभिन्न खाद्य समूहों पर, उनसे प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों पर। पहला खाद्य वर्ग है अनाज और अनाज के उत्पाद जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, मकई, जड़ें, कंदमूल आदि। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है इसमें, और प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा अदृश्य वसा, विटामिन बी, लोहा, कैल्शियम और फाइबर भी प्राप्त होता है जो कि कम मात्रा में होता है। दूसरा फूड ग्रुप है, दूसरा खाद्य समूह दलहन और फलियां जैसे मूंग, मसूर, अरहर, चना, सोयाबीन। इससे सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अदृश्य वसा, विटामिन बी, लोहा, कैल्शियम, फाइबर की प्राप्ति होती है। दूध व मांस, दूध के उत्पाद, मांस एवं मांस के उत्पाद, इससे सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है और इसका जो प्रोटीन है वो उच्च क्वालिटी का होता है, अच्छी गुणात्मकता का होता है। इसके अलावा इसमें वसा, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, विटामिन B12, वसा घुलनशील विटामिन भी प्राप्त होते हैं। चौथा फूड ग्रुप है फल, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और लाल सब्जियां। इससे विटामिन और खनिज लवण और रेसे, फोक, फाइबर वो भी अधिक मात्रा में मिलता है। अदृश्य वसा और खनिज और विटामिन बी की भी प्राप्ति होती है। वसा और शर्करा आखिरी फूड ग्रुप है, पांचवा। इसमें से हमें सबसे ज़्यादा वसा की प्राप्ति होती है और शर्करा से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुछ में आवश्यक फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। तो फूड गाइड पिरामिड, जैसा अभी मैंने आपको एक पिरामिड सा दिखाया था, अभी उसके बारे में हम और डिटेल में समझते हैं। संतुलित भोजन के संदर्भ में जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, शोध हुए, उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमारा भोजन एक तरह के खाद्य पिरामिड के अनुरूप होना चाहिए। किसी व्यक्ति के दिन भर के आहार में कितनी मात्रा किस खाद्य पदार्थ की होनी चाहिए, ये हम पिरामिड के माध्यम से समझ सकते हैं और ये पिरामिड हमें वही मात्रा को सुझाता है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि यह आहार दिशा निर्देशों के आधार पर प्रत्येक दिन क्या खाना है इसकी रूपरेखा है। कठोर नुस्खा नहीं है कि आप बिल्कुल उस कठोर नुस्खे के हिसाब से ही चलें, लेकिन ये एक सामान्य गाइड है और हमें अगर स्वस्थ रहना है तो इसका पालन करना चाहिए। पिरामिड हमारी ज़रूरत के हिसाब से पोषक तत्व पाने के लिए और एक ही समय में कैलोरी की सही मात्रा में स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए और खाद्य पदार्थों की अच्छी किस्म खाने के लिए हमें प्रेरित करता है। प्रत्येक खाद्य समूहों के स्तर को अलग अलग बैंड में प्रस्तावित किया गया है और जो इसका आधार बैंड है वो हमें अधिक मात्रा में लेना है और जो शीर्ष पर संकीर्ण बैंड है वो हमें कम मात्रा में लेना है। तो यहाँ पर आप एक नज़र डालिए, खाद्य पिरामिड का आधार क्या क्या है। इसमें अनाज और उनके उत्पाद शामिल किए गए हैं जो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा और प्रोटीन अधिक मात्रा में देते हैं, जिससे मनुष्य के पोषण का आधार ठोस एवं मजबूत हो। तो इसका मतलब हमें अधिक मात्रा में क्या खाना है, अनाज, समझ गए। उसके बाद दूसरा स्तर आता है सब्जियों का, जटिल। तो इस स्तर पर क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं, फाइबर की प्रचुरता होती है जैसे कच्ची सब्जियां, फल, साबुत अनाज, ये और सब्जियों को इस वर्ग में शामिल किया गया है जिससे हमें खनिज लवण और विटामिन की प्राप्ति होती है। तो ये भी हमें प्रचुर मात्रा में लेना है, लेकिन जो पहला फूड ग्रुप है उससे थोड़ी कम मात्रा इसकी होगी। तीसरा खाद्य ग्रुप है वो है दूध और दूध से बने पदार्थ, मिल्क, मीट और उससे बने खाद्य पदार्थ। इसके अलावा दालें, फलियां, ये सारी चीज़ शामिल है, यानी ये प्रोटीन का उच्च साधन है, उच्च सोर्स है। और प्रत्येक मानव के शरीर में सभी ऊतकों के निर्माण के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपकी हड्डियां हैं, नाखून हैं, इनको बनाने में भी इसकी ये सहायता करता है। जंतु प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि होती है। प्रोटीन दिन भर में पूरी भोजन का 1/4 हमें लेना चाहिए। इसके बाद खाद्य पिरामिड का चौथे स्तर में, तीसरे में दालें और फलियां हो गई, चौथे स्तर में दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ आ जाएंगे।
तो इसे हमें ये ध्यान रखना है, अपने आयु और वजन के हिसाब से हमें कम फैट वाला दूध हम खा सकते हैं, मलाई हटाकर दूध ले सकते हैं। दही आसानी से जिसमें से मलाई हटी हो वो हम आसानी से खा सकते हैं, जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। गाय का दूध ज़्यादा फायदेमंद है भैंस के दूध से, क्योंकि भैंस के दूध में वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और आखिरी 5वां जो स्तर है वो बिल्कुल देखिए आप, यहाँ पर बहुत छोटा एरिया आता है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि हमें बहुत कम मात्रा में इनको अपने खाद्य पदार्थों में शामिल करना चाहिए, जिसमें आते हैं वसा, तेल एवं जितने भी मीठे होते हैं, चीनी और गुड़, वो कम मात्रा में लेना चाहिए। तो कुछ बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अनाज खाना है, फिर सब्जियाँ और फल खाना है। मामूली मात्रा में हमें मांस, मछली, अंडा और सूखे मेवे खाने हैं। दूध और उसके विकल्प को हम यहाँ पर चुन सकते हैं। वसा, नमक और चीनी ये बहुत कम मात्रा में हमें खाना है। हर दिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने हैं, जैसे कि पानी, जूस, सूप, ये अधिक से अधिक मात्रा में लेने हैं। और हमें ये याद रखना है कि हमारे भोजन में बिना पके हुए फल एवं सब्जियां शामिल होनी चाहिए। कम से कम एक दिन में 100 ग्राम दूध, किसी भी रूप में, दूध, दही, मट्ठा, शेक, किसी भी रूप में हमें दूध का 100 ग्राम दूध का कम से कम सेवन करना है। अनाज आवश्यक ऊर्जा का 75% से अधिक नहीं होना चाहिए, जितनी भी एक दिन की आवश्यकता है। चीनी और गुड़ में 5% से ज़्यादा ऊर्जा का योगदान एक दिन के खाने में नहीं होना चाहिए। वसा कुल ऊर्जा का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी अगर आपको 1000 किलो कैलोरी की ज़रूरत है तो उसका सिर्फ 15% आपको लेना है, किसमें, तेल और घी के रूप में। और अनाज एवं दालों का अनुपात है वो 4:1 या 5:1 के रेशियो में ही होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात आती है, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं तो उनके लिए भी एक फूड गाइड है। शाकाहारी आहार मुख्य रूप से अनाज, सब्जियों, फलियों और दालों, फल, कंद, नट जैसे पौधों से प्राप्त होता है। हालांकि कुछ शाकाहारी आहारों में अंडा और दूध से बने वस्तुएं और दोनों ही शामिल होते हैं। शाकाहारी आहार विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों जैसे दाल, सब्जियों को अगर हम सही मात्रा में लें तो वो भी एक संपूर्ण आहार बन सकता है और एक संतुलित आहार बन सकता है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? मांस के विकल्प में हमें क्या लेना है? शाकाहारी लोगों को फली, बीज, सूखे मेवे, टोफू ये खा सकते हैं। जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडा खा सकते हैं, प्रोटीन का अच्छा साधन है। फल और कम से कम एक हरी पत्तेदार सब्जियां हमें ज़रूर लेनी है, जिससे कि लौह तत्व की प्राप्ति हो, जितना सामान्यतः मांस में उपलब्ध होता है लौह तत्व। तो इसलिए हमें हरी पत्तेदार सब्जी और फली की सब्जियां ज़रूर लेनी हैं। जो लोग शाकाहारी हैं और वो गाय का दूध नहीं पीते हैं, उन्हें सोया दूध लेने की सलाह दी जाती है, वो सोया दूध ले सकते हैं। सोया दूध जो सोयाबीन से बना हुआ होता है, इसमें अतिरिक्त कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और मिलाकर इसको पौष्टिक बनाया जाता है। दालों को अंकुरित करके प्रयोग करने से पोषक तत्व का मान बढ़ जाता है। दाल और अनाजों का एक साथ मिलाकर खाने और पकाने से उसका प्रोटीन की गुणात्मकता बढ़ जाती है, उसकी बायोलॉजिकल जैविक मूल्य बढ़ जाता है। शाकाहारी आहार में खमीरीकरण द्वारा हम पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि डोसा, इडली, खमीरीकरण के द्वारा भी हम पोषक मान बढ़ा सकते हैं। और एक समय के आहार में किसी भी एक पौष्टिक तत्व को प्रमुखता नहीं देनी है, हर वर्ग से कुछ ना कुछ अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करना है। एक वैगन डाइट आजकल बहुत ही प्रचलन में है। वैगन डाइट का मतलब है जो पशुजन्य स्रोतों से आहार पाया जाता है उसका सेवन नहीं किया जाता, यहाँ तक कि दूध भी। तो उनके लिए सोया मिल्क बिल्कुल ही फ़ायदेमंद है। क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हैं अगर हम संतुलित आहार को खाते हैं, शाकाहारी खाद्य पदार्थों को खाते हैं? तो ये वजन घटाने में सहायक होता है, कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक होता है, रक्त शर्करा को स्थिर कर सकता है और दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो अंत में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है।
खाद्य पिरामिड के सभी वर्ग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हम एक भी वर्ग को छोड़ नहीं सकते हैं। एक खाद्य वर्ग को दूसरे की जगह कभी नहीं लिया जा सकता है कि हमने दूसरा खाद्य वर्ग छोड़ के हम तीसरे में से ज़्यादा चीज़ें लेके खा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह एक स्वस्थ और संतुलित आहार के लिए सामान्य दिशा निर्देश हैं। एवं खाद्य गाइड पिरामिड का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करना है खाने में, जो कि स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्व और सही मात्रा में कैलोरी प्रदान करता हो। तो हमें ये बातें का ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, फटाफट इनको लिखिए। बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी संतुलित आहार क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। आरडीए क्या है, उसके बारे में लिखिए। और प्रश्न 3 है, समझाइए कि खाद्य समूहों का उपयोग संतुलित आहार की योजना को कैसे सरल बनाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।